बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे द कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग के बारे में आप इतना याद रखिए कि कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग जो है वो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर मुश्तमिल है। इसका मतलब ये कि नर्वस कंट्रोल, अदर्स एंड केमिकल कंट्रोल्स, इन तीनों में आप ये याद रखिए कि इनमें सबसे जो मेन कंट्रोल है वो कौन सा है, वो है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल कौन सा है? केमिकल कंट्रोल अब बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं अदर्स। ये अदर्स क्या चीज़ है? अदर्स जो है वो 3 टाइप ऑफ रिसेप्टर है। नंबर फर्स्ट है जक्स्ट्रा कैपिलरी रिसेप्टर। जक्स्ट्रा कैपिलरी रिसेप्टर ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये पल्मोनरी कैपिलरीज के ऊपर मौजूद होते हैं। ये कब स्टिमुलेट होते हैं? जब पल्मोनरी एडिमा होता है तो ये स्टिमुलेट होते हैं। और रिस्पॉन्स में ये क्या करते हैं? रिस्पॉन्स में ये रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाते हैं। जिक्स्ट्रा कैपिलरी रिसेप्टर पल्मोनरी कैपिलरी के ऊपर मौजूद होते हैं। ये पल्मोनरी एडिमा के वक्त स्टिमुलेट होते हैं और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाते हैं। लंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स, नाम से वाज़ेह है कि ये लंग्स के ऊपर मौजूद होते हैं। और कब ये स्टिमुलेट होते हैं? ये इन्हेलेशन पर। कौन सी इन्हेलेशन पर? फोर्सफुल इन्हेलेशन के ऊपर। ये स्टर्नस एक्सरसाइज, फोर्सफुल इन्हेलेशन के वक्त ये स्टिमुलेट होते हैं और फिर इंस्पायरेशन को ये क्विट करती है, कम करती है। इरिटेंट रिसेप्टर, नाम से वाज़ेह है कि ये रेस्पिरेटरी म्यूकोजा के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये जब भी नॉक्सियस एजेंट आ जाता है ये इसको स्टिमुलेट करते हैं। और यही रिसेप्टर इसके बायस बनते हैं कि आप प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन करें और फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें, जिसको हम स्नीजिंग के नाम से जानते हैं। अब आते हैं नर्वस कंट्रोल के ऊपर। नर्वस कंट्रोल, एक बात मैं आपको बताता चलो, ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, नर्वस कंट्रोल या कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, आप कोई भी बुक, किसी भी किताब को उठा ले, हर अतर की यही कोशिश है कि आपको कुछ ना समझ में आए। मगर इधर मैं आप लोगों को कितनी आसानी से समझा रहा हूँ। डॉक्टर अब्बास ने जितनी अच्छी लिखी है ना, आप अभी आपको पता नहीं चलेगा। जब आप ख़ुद किताब उठाएंगे ना, 2-3 किताबें पढ़ेंगे लेकिन कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इधर कंसंट्रेशन लगाओ। नर्वस कंट्रोल रिस्पिरेशन की किस तरह होते हैं? अगर मैं आपको कहूँ सांस लो तो आप सांस ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि बंद करो थोड़ी देर के लिए, आप बंद भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं ना कॉन्शियस कंट्रोल। ये जो कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसको कंट्रोल करता है और इसके हम सोमैटिक पार्ट कहते हैं। एक रिस्पिरेशन का ऑटोनॉमिक पार्ट है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो ब्रेन स्टेम के ज़रिए क्या होती है, कंट्रोल होती है। वो क्या है? ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग है। ये ऑटोनॉमिक कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग जो है, इसको ब्रेन स्टेम करते हैं और ये 2 ही ऑर्गन करते हैं। एक को कहते हैं पोन्स, दूसरे को कहते हैं मेडुला। पोन्स के अंदर 2 सेंटर्स है, अपर एंड लोअर, और इसी तरह मेडुला के ऊपर भी 2 है, एक है डॉर्सल और एक है डॉर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर और वेंट्रल एक्सपायरेटरी सेंटर। अगर इस पिक्चर में आप देखें, ये पिक्चर मैंने ग्रेस एनाटॉमी से, द बाइबल ऑफ फिजियोलॉजी से उठाई है। इसमें अगर आप देखें ना, तो ये ऊपर पोन्स है और नीचे क्या है? नीचे मेडुला है। अगर ये नीमोटैक्सिक सेंटर है, ये एपेन्यूस्टिक सेंटर है, यानी ये पोन्स का अपर पार्ट वाला है और ये लोअर पार्ट वाला सेंटर है। नॉर्मल में एपेन्यूस्टिक का काम क्या है? नीमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या है? नीमोटैक्सिक का काम ये है कि ये एपेन्यूस्टिक सेंटर को क्या करे? इसको इनहेबिट करे, ठीक है। ये नीमोटैक्सिक सेंटर नॉर्मली इसका कोई काम नहीं है। इसका काम सिर्फ यही है कि ये क्या करे? एपेन्यूस्टिक सेंटर को
इनहिबिट करे। अब ये जो इनहिबिट होता है तो एपिन्यूस्टिक सेंटर जब स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, जब भी ये स्टिमुलेट होता है तो एक एब नॉर्मल ब्रीथिंग शुरू होती है। वो एब नॉर्मल ब्रीथिंग किस तरह होती है, प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग होता है, मगर एक्सपायरेशन बड़ी छोटी होती है। जो आदमी, जो पेशेंट जो सांस ले रहा होता है वो उसकी इंस्पायरेशन लंबी होती है और उसकी एक्सपायरेशन छोटी होती है। तो इसी एबनॉर्मल इंस्पायरेशन से बचने के लिए ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है। हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग किस तरह है, हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग क्या है कि उसमें भी इंस्पायरेशन लॉन्ग है और एक्सपायरेशन थोड़ी सी छोटी है और बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल, ये हम पैथोलॉजी के ऊपर जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ेंगे ना, उसमें कहेंगे। अब आते हैं मेडोला के ऊपर। मेडोला में एक डॉर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप इंस्पायरेशन, एक वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ एक्सपायरेशन है। ठीक है, नॉर्मली इसका भी कोई काम नहीं है क्योंकि इसका काम है एक्सपायरेशन से, और एक्सपायरेशन जो है ये एक पैसिव प्रोसेस है, ये एक पैसिव प्रोसेस है जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ये खुद हो जाती है। तो इसके लिए नॉर्मली ये भी इनहिबिट होता है। ठीक है, ये कब स्टिमुलेट होता है, जब हम स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अब इसको थोड़ा और भी आसान कर देते हैं। ठीक है, अब आप इधर देखिए, पोन्स के अंदर ये अपर पार्ट ऑफ द पोन्स है, इसमें क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। यही न्यूमोटैक्सिक आके इसको नेगेटिव करता है एपिन्यूस्टिक सेंटर को, जो क्या है, एक एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न है। इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग होती है, एक्सपायरेशन छोटी होती है। ठीक है, अब आते हैं मेडुला ओब्लांगेटा के ऊपर। मेडुला ओब्लांगेटा में भी दो सेंटर है, एक है वेंट्रल एक्सपायरेटरी सेंटर जिसका भी नॉर्मली कोई काम नहीं है बिकॉज एक्सपायरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस। और डोर्सल पर क्या होता है, डोर्सल इज़ अ इंस्पायरेटरी सेंटर, ये है, इसको हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ रिस्पायरेशन। ये जो हमारा जितना भी रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये किसकी बदौलत कंट्रोल होता है, ये डोर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर से कंट्रोल होता है। जी हमारे वेगस नर्व और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से जारी सिग्नल आते हैं किधर, एंटियस न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्ट सोलिटेरिस के ऊपर ये सिग्नल आते हैं और फिर यहाँ से ये डोर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर पर आते हैं। ये वेगस और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व को सिग्नल कहाँ से आते हैं, वो रिसेप्टर से आते हैं, बेरो रिसेप्टर से आते हैं, कीमो रिसेप्टर से आते हैं और अदर रिसेप्टर्स ऑफ द लंग से ये खबर लेके आते हैं। अच्छा जी, आप इधर देख ले भी, ये है पोन्स और ये है मेडुला ओब्लांगेटा। ये है पोन्स का अपर पार्ट जो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये है लोअर पार्ट जो है एपिन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, एपिन्यूस्टिक सेंटर का काम ये क्या है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम ये है कि ये एपिन्यूस्टिक सेंटर को क्या करती है, इसको इनहिबिट करती है। ठीक है, अब बात यह है कि ये प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन और शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन, ये एपिन्यूस्टिक ब्रीथिंग पैटर्न है जिसको कौन इनहिबिट करता है, एपिन्यूस्टिक सेंटर इनहिबिट करता है। जब भी अपर पोन्स लेजन होता है, जब भी इस एरिया का लेजन होता है, कोई ट्रॉमा हो जाती है, कोई डिजीज़ हो जाती है, कोई चोट पहुंचता है, तो इससे क्या होता है, यही ब्रीथिंग शुरू होती है। ये अपर पोन्स के लेशन में होता है। अब आप सोचें ना, ये आपने अभी $1 मिलियन कंसेप्ट को याद कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी हॉस्पिटल में बैठे हैं एज ए हाउस ऑफिसर, एज ए एमओ, आपके सामने इमरजेंसी में एक पेशेंट आया, आपने उसको देख लिया कि उसका इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग है और एक्सपायरेशन उसका बड़ा छोटा सा है और वो ट्रामा का पेशेंट है, तो आप दूर से कहेंगे कि इसका तो अपर पोन्स लेशन है। साथ में लोग हैरान रह जाएंगे कि ओ अभी इसके सिटी स्कैन होगा, पला होगा, डिंग होगा, बाद में पता चला कि ये तो सही था। उस वक्त आपकी वैल्यू, आपकी शोशा क्या होगी, ज़रा सोचो इसके बारे में ना।
तो ये एक मिसाल दिया था डॉक्टर अब्बास ने, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे और अब उसको लंबी ज़िंदगी दे उसको। तो मैं ये बात कह रहा था कि जब भी एपिन्यूस्टिक ब्रीथिंग पैटर्न स्टार्ट होती है तो उससे इंस्पायरेशन लॉन्ग होता है और एक्सपायरेशन छोटी होती है। अब आप इस सेट स्कैन में देख लें, ये एक सेट स्कैन है। सेट स्कैन से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सेट स्कैन के अंदर 3 चीज़ें ऐसी है जो हमें वाइट नज़र आती है, जिसको कहते हैं BBC। पहला बी से मतलब है बोन। बोन सेट स्कैन के ऊपर हमें वाइट नज़र आती है। दूसरा है बी मतलब ब्लड और सी मतलब कैल्सिफिकेशन। तो ये 3 चीज़ें BBC, ब्लड, बोन्स एंड कैल्सिफिकेशन, ये हमें वाइट नज़र आती। अब आप इसी पिक्चर में देख लें, ये जो आपको ये वाइट सी नज़र आ रही है, अब ये जो आपको वाइट नज़र आ रही है, ये चीज़ें क्या है? दिस इज़ अ पोंटाइन हेमोरेज। ये पोंटाइन हेमोरेज है, यानी पोन्स को ट्रॉमा लगा है उसकी वजह से यहाँ। और पोंटाइन हेमोरेज में आपने एक बात याद है कि इसमें क्या होता है, पिन पॉइंट प्यूपल। ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये जो पिन पॉइंट प्यूपल है ये पोंटाइन हेमोरेज में कहेगा। और पोंटाइन हेमोरेज में यहाँ अपर पोन्स की जितनी भी लेजन्स है उसमें क्या होगा, उसमें नीमोटैक्सिक सेंटर हमारा ख़राब होगा, जिसकी वजह से एपिन्यूस्टिक ब्रीथिंग पैटर्न शुरू होगी। वो कैसी होगी, इंस्पायरेशन लॉन्ग होगा और शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन होगा। ठीक है, अभी मैंने कहा कि डॉर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर है, ये मेन ब्रीथिंग सेंटर है, इसको द पेस मेकर ऑफ लंग्स भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं वेंट्रल एक्सपायरेटरी सेंटर के ऊपर। ये तो एक पास फेसिव फिनोमेना है। पहले मैंने कहा कि ये कब होता है, ये ड्यूरिंग एक्सपायरेशन में होता है और ये स्टर्नस एक्सरसाइज के वक्त स्टिमुलेट होता है। अब डॉर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर, ये तो मेन सेंटर है, मेन सेंटर कंट्रोलिंग द ब्रीथिंग पैटर्न, पेस मेकर ऑफ लंग भी इसको कहते हैं। वो तमाम ये पेरेनिक नर्व से, इंटरकोस्टल मसल से, इंटरकोस्टल नर्व से, वेगस से, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व से, इन तमाम जगहों से सारी इनपुट कहाँ पर आती है, डॉर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर पर आती है। अच्छा जी, अब आते हैं मेन कंट्रोल के ऊपर। मेन कंट्रोल कौन सी चीज़ है, वो है केमिकल कंट्रोल। ब्रीथिंग का जो मेन कंट्रोल है, ब्रीथिंग का जो मेन कंट्रोल है वो क्या है, वो केमिकल है। ठीक है, अब ये केमिकल कौन सी केमिकल है, वो केमिकल है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। लेकिन किस जगह पर, CSF में सबसे मेन है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मेन जो है वो तो केमिकल कंट्रोल है, लेकिन केमिकल कंट्रोल के अंदर सबसे जो मेन है वो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में जो सबसे मेन है, ये मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, फिर इससे जब MCQs पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसको लाऊंगा कि इसमें जो सबसे मेन है वो क्या है, वो है इन CSF द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब इधर ना रिस्पायरेटरी में एक बड़ा सा मसला जो खड़ा हुआ है, यह मसला नहीं है, लोगों ने मसला बनाया है कि COPD के अंदर ऑक्सीजन देना है और कितना देना है। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। आप थोड़ी सी दिल की आंखों से इधर देखें, इंशाल्लाह फिर ये मसला नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब 60 से कम हो जाए, ठीक है, जब 60 से कम हो जाए तो ये क्या करती है, इसका नॉर्मली कोई रोल नहीं है। जब भी ये 60 से कम हो जाए, अभी 60 से कम हो गया, तो ये
यहाँ से ब्रीथिंग कंट्रोल होती है। इस कंट्रोल को कहते हैं हाइपोक्सिया मीडिएटेड कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, नॉर्मली इसका कोई रोल नहीं है रेस्पायरेशन में, लेकिन जब 60 से नीचे आ जाए तो ये रेस्पायरेटरी फेलियर होता है और यही ऑक्सीजन फिर ब्रीथिंग को क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसको हाइपोक्सिया मीडिएटेड कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग कहते हैं। तो अभी ये जो हाइपोक्सिया मीडिएटेड कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग है, अगर COPD के पेशेंट में आप किसी मरीज़ को 88 या 90% क्या दिया, ऑक्सीजन दिया, तो उसका तो रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑलरेडी ख़राब है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो क्या है, हाइपोक्सिया मीडिएटेड कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग पर चल रहा है। जब आपने ऑक्सीजन दिया तो ये हाइपोक्सिया ख़त्म हो गई। तो ये जो आखिरी मरहले में चल रहा था और हाइपोक्सिया में कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग उसकी चल रही थी, ये भी आपने ख़राब कर दी। ये ख़राब कर दी तो पेशेंट तो ऑलरेडी रेस्पायरेटरी फेलियर टाइप 2 में था, जिसमें क्या था, जिसमें ऑक्सीजन कम था और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था। अब आपने ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन तो ज़्यादा हो गया, मगर उसके मुकाबले में ऑक्सीजन में क्या ज़्यादा होगा, सेलुलर रेस्पायरेशन बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा होगा और पेशेंट विल बी एक्सपायर्ड। ठीक है, अब आते हैं ये जो केमिकल्स है, इस केमिकल्स को अब इस केमिकल्स को सेंसिटाइजेशन के लिए रिसेप्टर्स भी तो चाहिए ना। वो रिसेप्टर जो है वो 2 टाइप के हैं, एक है सेंट्रल रिसेप्टर और दूसरे है पेरिफेरल रिसेप्टर। सेंट्रल रिसेप्टर जो है ये इट इज़ प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द 4th वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4th वेंट्रिकल के फ्लोर्स पर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या है, ये मेन कीमो रिसेप्टर है विच प्ले अ मेन रोल इन नॉर्मल ब्रीथिंग। और ये कहाँ से मुंसलिक होते हैं, ये डॉर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर या द पेस मेकर ऑफ रेस्पायरेटरी सेंटर से मुंसलिक होते हैं। पेरिफेरल कीमोथेरेपी पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स ये 2 जगह पर होते हैं। ये आयोर्टिक बॉडीज़ के ऊपर होते हैं और कैरोटिड बॉडीज़ पर होते हैं। ये अच्छा, आप उससे पहले ना इस पिक्चर को देख लें। ये मैंने ना मेडिकल फिजियोलॉजी गाइडलाइन हॉल से उठाई हुई है, आप इसको देख लेना। ये आयोर्टिक बॉडी है, तो इसी आयोर्टिक बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, अभी आप देखिए ना कि ये जो आयोर्टिक बॉडीज़ है ये आयोर्टा के ऊपर प्रेजेंट है। दिस इज़ द आर्च ऑफ आयोर्टा। ठीक है, और उसके बाद ये जो कैरोटिड बॉडी है, ये देखिए ना, दिस इज़ कैरोटिड बॉडी। ये क्या है, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये जब बाइफरकेट करती है, 2 में डिवाइड होती है, तो इसी जगह पे कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये वैगस नर्व है, ये कैरोटिड बॉडी से क्या है, ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है और ये मेडुला के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर में आयोर्टिक बॉडीज़ है, कैरोटिड बॉडीज़ है। अच्छा, ये जो कैरोटिड बॉडीज़ है ये कब स्टिमुलेट होंगे, जब भी आयोर्टिक बॉडी स्टिमुलेट होंगे, जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा तो ये स्टिमुलेट होगा। और जब ये कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होती है, जब बॉडी अल्कलोसिस में होती है और कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब
ज़्यादा होता है तो क्या होते हैं, तो बॉडी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होती है। और जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाए तो कैरोटिड बॉडी जो है ना, ये रिसेप्टर पर स्टिमुलेट होते हैं और यहाँ से रिस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं। और ये कब होता है, ये रिस्पायरेटरी ट्रू फेलियर में होता है। ठीक है, अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के ऊपर देख ले। Chronic bronchitis, it is a type, and it is the variant of the chronic obstructive pulmonary disease. It is a respiratory failure. Respiratory failure में क्या होता है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हाइपोक्सिया एंड हाइपरकेपिनिया होता है। अच्छा जी, यहाँ एक बात लिखी हुई है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर को हम किस तरह ट्रीट करेंगे, या COPD के पेशेंट को हम किस तरह ट्रीट करेंगे। हम इसको ट्रीट करेंगे विद द लो डोज ऑफ ऑक्सीजन, और वो भी किस तरह देंगे, इंटरमिटेंटली, दरमियान में वक्फा करेंगे। हम देंगे इसके 0.5 लीटर पर 45 मिनट के लिए, और फिर क्या करेंगे, फिर 15 मिनट के लिए इसमें ब्रेक लेंगे। उस ब्रेक के दौरान हम क्या करेंगे, मरीज़ को क्लिनिकली एंड बायोकेमिकली देखेंगे कि मरीज़ इम्प्रूव हो रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हमारा मरीज़ इम्प्रूव हो रहा है तो हम ऑक्सीजन के डोज को बढ़ाएंगे। ठीक है, और हम कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, 2 लीटर तक बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें MCQs के पॉइंट्स हैं। हम लो डोज ऑक्सीजन दे सकते हैं, इंटरमिटेंटली देंगे, 0.5 से शुरू करेंगे, 45 मिनट देंगे, 15 मिनट वक्फा करेंगे, फिर इसको क्लिनिकली और बायोकेमिकली चेक करेंगे। अगर इम्प्रूव हो रहा है तो तकरीबन 2 लीटर तक हम दे सकते हैं। अब है टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर। टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर में क्या होता है, इसमें डिक्रीज़ ऑक्सीजन लेवल होता है, हाइपोक्सिया होता है, और हाइपोकेपिनिया होता है या नॉर्मोकेपिनिया होता है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होता है और या कम होता है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम ये नॉर्मल होता है। ऑल रिस्पायरेटरी पैथोलॉजीज़ एक्सेप्ट COPD, यानी तमाम जो रिस्पायरेटरी पैथोलॉजीज़ है वो टाइप 1 रिस्पायरेटरी फेलियर कर सकता है, एक्सेप्ट COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, हाई फ्लो ऑक्सीजन है। ठीक है ना, इसको हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे और इसका जो काज होगा उसको ट्रीट करेंगे। अब एक बात है कि हाई फ्लो जो ऑक्सीजन है वो हम किस के ज़रिए देंगे, वो हम फेस मास्क के ज़रिए देंगे। ठीक है, जब भी हम मोर देन 4 लीटर ऑक्सीजन देंगे तो वो मास्क के ज़रिए देंगे। और अगर रिस्पायरेटरी 2 फेलियर में क्या है, उसमें तो हमने 0.5 लीटर देना था, तो वो हम नेज़ल कैनोला के ज़रिए देंगे। ठीक है, अगर यही हम मास्क के ज़रिए देंगे तो वो सारी ज़ाया हो जाएगी। डिम्स नोट में रिस्पायरेटरी जो फिजियोलॉजी है वो यहाँ तक थी, लेकिन फ़र्स्ट एड में कुछ और चीज़ें भी शामिल है। अब इसके अलावा फ़र्स्ट एड के अंदर जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम फिर पढ़ेंगे। ठीक है।